हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल नॉवल हिंदी में। अध्याय 96। प्राचीन शहर के केंद्र में दिव्य मोनोलिथ पर हमला करने वाले उन बर्बर ड्रैगन ने इस क्षेत्र की असामान्यता की खोज कर ली थी। एक सम्राट शेर ड्रैगन जिसका पूरा शरीर सुनहरे प्रकाश से टिमटिमा रहा था, तेजी से आगे बढ़ा। दूरी पर उसने अपना मुंह खोला और बड़ी मात्रा में सुनहरी रोशनी उगल दी। जलती हुई रोशनी के कारण जियोजे अपनी आंखें खोलने में असमर्थ हो गए। भूतों की शोकपूर्ण चीखें गूंज उठी। 100 से अधिक कंकाल पक्षी हवा में फट गए और फिर वे आकाश से नीचे गिर पड़े। उनके भूतिया पंख हवा में फड़फड़ा रहे थे। हवा में फड़फड़ाता हुआ ड्रैगन के शाही वंश से सम्राट शेर ड्रैगन का सामना करते हुए सभी कंकाल पक्षी डर के मारे उड़ गए और 30 मीटर लंबा दानव भी भयभीत था। उसने अपने कदम रोक दिए। सम्राट शेर ड्रैगन फिर से दहाड़ा। प्रकाश की सुनहरी वर्षा ने आकाश को ढक लिया और हाईलैंड दानव को घेर लिया। यह एक अविनाशी ब्लेड की तरह भयानक था और विशाल दानव के पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तथापि ऐसा लग रहा था जैसे सम्राट शेर ड्रैगन उसे जाने देने की योजना नहीं बना रहा था। वह झपट्टा मारकर नीचे उतरा। एक विशाल सुनहरी रोशनी बिजली की तरह शून्य को चीरती हुई निकली। सभी को ऐसा महसूस हुआ कि उनकी दृष्टि धुंधली हो गई है। उसके बाद एक जोरदार प्लॉप ध्वनि के साथ रक्त नदी में लहरें आसमान तक बढ़ गईं। विशाल दानव वास्तव में सम्राट शेर ड्रैगन द्वारा रक्त नदी में बहा दिया गया था। भूतों की शोकाकुल चीखों के बीच खून की नदी उबलती हुई प्रतीत हो रही थी। राक्षस हिंसक रूप से संघर्ष कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई क्रूर आत्मा उसके विशाल शरीर को नदी की तलहटी में खींच रही हो। खून की लहरें उमड़ पड़ी। अंत में वह शांत हो गया और 30 मीटर लंबा राक्षस खून की नदी में शांत हो गया। सम्राट शेर ड्रैगन ने आकाश में युवा अभ्यासियों पर ठंडी नजर डाली, लेकिन अंततः उसने उसे नहीं मारा। यहाँ पहुंचने का उसका मुख्य उद्देश्य बुरी आत्माओं को मारना था। अंत में राजसी सम्राट शेर ड्रैगन एक चमकदार सुनहरी चमक के साथ टिमटिमाता हुआ आकाश में प्राचीन शहर के केंद्र की ओर भाग गया। कुछ ही दूरी पर तीनों कंकाल धीरे धीरे अपने अपने कंकालों को इकट्ठा करने लगे। उन्होंने अपने जोड़ों का व्यायाम किया। जीवित बचे अभ्यासियों को ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने अभी अभी एक सपना देखा हो। वे एक निराशाजनक स्थिति में जीवन का एक नया पट्टा पाने में सक्षम थे। हर कोई खुशी से भरा हुआ था। हालांकि इससे पहले कि उनकी मुस्कुराहट खिल पाती, वे एक पल में ही स्तब्ध हो गए, क्योंकि एक भयावह शैतानी आभा एक बार फिर उनकी ओर बढ़ रही थी। किंगुआंग वांग, यानलुओ वांग और लुनहुई वांग इस समय बहुत तेजी से आगे बढ़े। उन्होंने खटपट की आवाज के साथ कंकाल को इकट्ठा किया। उसके बाद वह कुछ ही चालों में जियोचेन के पास पहुंच गया। दूरी पर प्राचीन कवच पहने 50 से अधिक इन सैनिक धीरे धीरे उस क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे। उसके हाथों में कांसे का भाला और धातु की खंजर कुल्हाड़ी जंग खाए हुए थे। हालांकि यह एक जानलेवा आभा से भरा हुआ था, जैसे कि यह ड्रैगन राजा को भी मार देगा। भूत सैनिकों के पीछे 50 स्वर्गीय सैनिक थे। वे प्राचीन कवच भी पहने हुए थे। इससे लोगों को अंतहीन उतार चढ़ाव का एहसास हुआ। किसी प्राचीन जीवाश्म की तरह उसकी हत्या की मंशा आसमान तक पहुंच गई। कोई नहीं जानता था कि स्वर्गीय सैनिक कितने शक्तिशाली थे, लेकिन उन्होंने पहले ही इन सैनिकों की ताकत का अनुभव कर लिया था। अब वहां बहुत सारे इन सैनिक और स्वर्गीय सैनिक दौड़ रहे थे। वे बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सके। क्यों? इन दिव्य सैनिकों और इन सैनिकों की आंखें बहुत स्पष्ट थीं। इसका मतलब ये था कि उनका मन साफ था। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसकी तुलना उस इन सैनिक से की जा सके जिसे उन्होंने पहले मारा था। ये बहुत संभव था कि इन स्वर्गीय सैनिकों और इन सैनिकों में से कोई भी उनका सफाया कर सकता था। जियोचेन ने दुखी होकर आह भरी। ये सचमुच मृतकों का शहर था। यहाँ तो देवता भी फंस जाते। वे शायद सफलतापूर्वक चार्ज करने में भी सक्षम न हो। दौड़ना, किसी ने चिल्लाकर कहा। सभी लोग प्राचीन सड़क पर आगे बढ़ गए। इतने सारे दिव्य सैनिकों और इन सैनिकों का सामना करते हुए इसके खिलाफ जाना आत्महत्या के समान था। ये केवल सेलेस्टियल और इन सैनिक ही नहीं थे जो निकट आ रहे थे। वे कंकाल पक्षी जो सम्राट शेर ड्रैगन द्वारा बिखरे हुए थे, वे भी इकट्ठा हो रहे थे। वे फिर से इस क्षेत्र की ओर उड़े। यहाँ तक कि जादू मास्टर और साइकिक के पास भी कम ऊंचाई पर उड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अन्यथा उन पर उन सैकड़ों कंकाल पक्षियों का हमला होने वाला था। जियाओचेन और बाकी लोग प्राचीन सड़क पर दौड़ रहे थे। ये वास्तव में जीवन और मृत्यु से बचने का एक तरीका था। हालांकि इन सैनिकों और स्वर्गीय सैनिकों की गति तेज नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें दूरियों को कम करने की दैवीय क्षमता थी। वे और करीब आते जा रहे थे। आकाश में कंकाल पक्षियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। वे पहले से ही कई 100 लोगों को इकट्ठा कर चुके थे और उन्होंने फिर से जियाओचेन और बाकी लोगों पर हमला किया। एक ही समय में काली धुंध में लिपटी दुष्ट आत्माएं समय समय पर हर गली से बाहर निकलती थीं। कोई नहीं जानता था कि वे कितनी शक्तिशाली थीं। वे भी एकत्र हुए और जियोचेन तथा बाकी लोगों का पीछा किया। केंद्रीय क्षेत्र दिव्य स्तंभ हिंसक रूप से कांप रहा था। पूरा प्राचीन शहर हल्का हल्का हिल रहा था और ठीक इसी समय कई प्राचीन आवासों के दरवाजे भी चिरमराने की आवाज करने लगे। ये बहुत बुरा संकेत था। ऐसा लग रहा था कि प्राचीन आवासों में छिपे हुए खतरनाक जीव आखिरकार प्रकट होने वाले थे। एक ही समय पर दूर चौड़ी सड़क से कांपती हुई आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कई बड़े बड़े खतरनाक जीव दौड़ रहे हों।
इस पल प्राचीन शहर में भयावह आभा आसमान तक पहुंच गई। हवा में मौत की आभा व्याप्त हो गई। सभी क्रूर प्राणी बेचैन हो रहे थे। जियाओ चेन और बाकी लोगों को लगा कि वे एक निराशाजनक स्थिति में फंस गए हैं। अगर यह जारी रहा तो वे कहां भाग सकते हैं। बहुत समय नहीं बीता था कि वे मारे गए। एक कोमल ड्रैगन चीख प्रसारित हुई। ये सही है, ये सचमुच कोमल था। ये स्पष्टतः एक छोटे ड्रैगन का रोना था। एक बैंगनी चमक चमक उठी। 1 मीटर लंबा छोटा ड्रैगन तेजी से आया, जिसके चारों ओर बैंगनी बादल छा रहे थे। इसका स्वरूप पौराणिक किलिन जानवर से बहुत मिलता जुलता था। इसका शरीर हिरण और घोड़े का था। इसमें भेड़िए के खुर और ड्रैगन के शल्क थे। हालांकि ये पौराणिक किलिन से स्पष्ट रूप से भिन्न भी था। इसकी पूंछ मगरमच्छ के आकार की दिव्य पूंछ थी। बैंगनी चमक चमकदार थी। तराजू चमकदार थे। उसके सिर पर बैंगनी सुनहरे सींगों की जोड़ी हिरण के सींगों जैसी थी। उसका सिर पौराणिक पैट्रिक ड्रैगन से बहुत मिलता जुलता था। ये वास्तव में एमेथिस्ट ड्रैगन किंग था। घटनास्थल पर मौजूद कई अभ्यासियों ने इसे पहले भी देखा था और यान किंगचेंग, कार्लोस वॉटन और बाकी लोगों ने पहले भी इस सिंडिकेट ड्रैगन किंग पर घात लगाकर हमला किया था। हालांकि वे अंत में असफल रहे। यद्यपि युवा एमेथिस्ट ड्रैगन किंग केवल 1 मीटर लंबा था, लेकिन वह एक शक्तिशाली ड्रैकोनिक आभा उत्सर्जित कर रहा था। इसमें जानवरों के राजा की शक्ति थी। उसने सभी को सावधानी से देखा। फिर वह खुशी खुशी रंगीन धुंध में रहस्यमयी महिला की ओर बढ़ा और उसके खिलाफ खुद को रगड़ने लगा। इस परिणाम ने सभी को अचंभित कर दिया। एमेथिस्ट ड्रैगन राजा को वास्तव में किसी ने वश में कर लिया था। ये ड्रैगन द्वीप पर खोजा गया पहला ड्रैगन राजा है। ये संभवतः जन्म लेने वाला पहला सिंडिकेट ड्रैगन राजा भी हो सकता है। इसका मतलब ये था कि यह छोटे पैट्रिक ड्रैगन का सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी होगा। ये छोटे पैट्रिक ड्रैगन की जगह भी ले सकता है। अगर यह आसानी से बड़ा हो जाए तो यह एक भयानक अस्तित्व बन जाएगा जिससे देवता भी कांप उठेंगे। युवा एमेथिस्ट ड्रैगन राजा मुड़ा और आगे की ओर भागा। ऐसा लग रहा था जैसे वह रंगीन धुंध में रहस्यमयी महिला का रास्ता दिखा रही हो। सभी लोग मेरे पीछे आओ। रहस्यमयी महिला की आवाज प्रकृति की आवाज जैसी थी और फिर उसने उसका अनुसरण करना शुरू कर दिया। बुरी आत्माएं और दुष्ट आत्माएं अभी भी पीछे से उनका पीछा कर रही थीं, और जब आकाश में कंकाल पक्षियों ने युवा सिंडिकेट ड्रैगन किंग को देखा तो वे तुरंत आकाश में उड़ गए। ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ आशंकाएं थी। वे छोटे ड्रैगन राजा के पीछे उन वयस्क ड्रैगन को आकर्षित करने से डरते थे। यिन सैनिक और दिव्य सैनिक रुके नहीं, और काले कोहरे में लिपटी हुए दुष्ट आत्माएं और भी अधिक निडर हो गईं। वे भी तेजी से पास आ रही थी। एमेथिस्ट ड्रैगन किंग अचानक पलट गया। उसके पूरे शरीर पर बैंगनी दिव्य लपटें नाच रही थी। उसने पीछे की ओर स्थित दुष्टात्माओं की ओर दहाड़कर आवाज लगाई। हालांकि दहाड़ अपरिपक्व थी, लेकिन जब वह क्रोधित थी तो वह अचानक गड़गड़ाहट की तरह बहरा कर देने वाली थी। ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गूंजती थी और इसने वास्तव में उन दुष्ट आत्माओं को उस पल में धीमा कर दिया। एमेथिस्ट ड्रैगन किंग के प्रकट होने से उनकी कुछ प्राचीन यादें ताजा हो गईं। लोगों को पता चला कि युवा एमेथिस्ट ड्रैगन किंग ने वास्तव में उन्हें दिव्य मोनोलिथ तक पहुंचाया था। परिणाम स्वरूप कई बुरी आत्माओं ने अपने कदम रोक लिए। केवल यिन सैनिक और दिव्य सैनिक ही मध्यम गति से उनका पीछा कर रहे थे। क्या इस ड्रैगन राजा पर भरोसा किया जा सकता है? किसी ने प्रश्न उठाया। युवा एमेथिस्ट ड्रैगन राजा ने अपना सिर घुमाया और गुर्राहट की आवाज निकाली। उसने उस चिकित्सक को घूर कर देखा। वह बहुत बुद्धिमान था और उसका चेहरा मनुष्य जैसा था। इससे जियो चेन के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। वह प्यारा सा प्राणी इस समय चैन से सो नहीं रहा होगा, है ना? उन्होंने आशा व्यक्त की कि इसमें कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घटेगी। अगर हम अभी इस पर भरोसा नहीं करते तो क्या हमारे पास कोई और रास्ता है? किसी ने मना किया। आप लोग बस इसका पालन कर सकते हैं, इससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा। रंग बिरंगे कोहरे में लिपटी उस औरत की आवाज बहुत कोमल थी। वह आगे बढ़ी जैसे कि वह उड़ रही हो और धीरे से एमेथिस्ट ड्रैगन राजा के सींग को सहला रही थी। आपने इसे कैसे वश में किया? अंततः कोई यह प्रश्न पूछे बिना नहीं रह सका। किसी को यह अवश्य जानना चाहिए कि उस समय कितने लोगों के मन में एमेथिस्ट ड्रैगन किंग के प्रति आकर्षण था, लेकिन सभी असफल रहे। रहस्यमयी महिला ने आश्चर्य से कहा, मैंने इसे कभी वश में नहीं किया। मैं इसे केवल एक मित्र के रूप में मानता था, इसीलिए जब मैं बाहर पहाड़ी जंगल में होता था तो यह अक्सर मेरे पास दिखाई देता था। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह प्राचीन शहर में भी प्रवेश करेगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह हमारे लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है। ये सुनकर अभ्यासी एक दूसरे की ओर निराशा से देखने लगे। रहस्यमयी महिला का स्वभाव इतना उदासीन था कि उसने वास्तव में एमेथिस्ट ड्रैगन किंग का विश्वास प्राप्त कर लिया था। इसने वास्तव में लोगों को ईर्ष्यालु बना दिया, लेकिन कुछ लोगों को इस पर विश्वास नहीं हुआ। यदि ड्रैगन राजा नहीं होता तो वह ड्रैगन द्वीप में क्यों प्रवेश करती? तुम लोग हमेशा एक दूसरे से लड़ते और मारते क्यों रहते थे? खासकर तुम, एकांत तलवार दानव, तुम्हारी हत्या की मंशा बहुत भारी थी। यदि मैंने तुम्हें कई बार नहीं रोका होता तो मुझे डर है कि तुमने और भी अधिक लोगों को मार डाला होता। रहस्यमयी महिला को एकांत तलवार दानव के प्रति बहुत पूर्वाग्रह था। ये शब्द अन्य चिकित्सकों को आश्चर्यचकित किए बिना नहीं रह सके। क्या यह महिला सचमुच इतनी पवित्र और मासूम थी? क्या वह सचमुच एक अलौकिक और महान महिला थी?
अगर उन्हें संदेह भी था तो वे इस बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहते थे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात थी अपनी जान बचाने के लिए भागना। हम्फ, एकांत तलवार दानव ने जवाब में केवल एक ठंडी सिसकारी भरी। जियाओ चेन को लगा कि रहस्यमयी महिला कुछ हद तक जानी पहचानी थी, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने उसे पहले कहाँ देखा था। उसने ड्रैगन द्वीप पर कई महिला साधकों की झलक देखी थी, उसे नहीं पता था कि वह उनमें से एक थी या नहीं। जब वे बात कर रहे थे, युवा एमेथिस्ट ड्रैगन राजा द्वारा सभी को पहले से ही दिव्य मोनोलिथ के आसपास ले जाया गया था। बेशक तथाकथित निकटता उस क्षेत्र को संदर्भित कर रही थी जहां चमक नहीं पहुंच सकती थी। चमक सामने टिमटिमा रही थी। बुद्ध का शाश्वत चक्र और पीतल के 8 त्रिग्राम अभी भी दिव्य मोनोलिथ पर बमबारी कर रहे थे। आकाश में कई ड्रैगन भी थे। अध्याय 97। युवा एमेथिस्ट ड्रैगन प्रसिद्ध सिंडिकेट ड्रैगन राजा था। यह उनके पक्ष में होना चाहिए। अगर उन ड्रैगन को पता भी चल जाए तो भी वे उन्हें मारने की कोशिश नहीं करेंगे। हर कोई इस तरह खुद को सांत्वना दे रहा था। पीछे की ओर यिन सैनिक और दिव्य सैनिक डरे हुए लग रहे थे। वे इस जगह के पास जाने को तैयार नहीं थे। एक उदास दहाड़ गूंज उठी। एमेथिस्ट ड्रैगन राजा ने दिव्य मोनोलिथ के चारों ओर चक्कर लगाया और रक्त की नदी के साथ ऊपर की ओर चला गया। इस खून से बदबूदार नदी के बारे में कहा जा सकता है कि इसमें 9 मोड़ और 18 मोड़ है। ये वास्तव में अतुलनीय रूप से घुमावदार था। बूम, तेज आवाज के साथ दिव्य मोनोलिथ की चमक आसमान तक पहुंच गई। सुनहरा दिव्य परशु और जेट ब्लैक धातु की मुहर उड़ गई। जियाओ चेन का दिमाग हिल गया, क्योंकि जब दिव्य मोनोलिथ की चमक चकाचौंध करने लगी तो वे दिव्य मोनोलिथ के पीछे पहुंच गए। उन्हें दिव्य चमक में कुछ पैटर्न स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। उसका मन अत्यंत उत्साहित था। ये स्वर्ग द्वारा प्रदत्त क्यूई प्रशिक्षण आरेख की निरंतरता थी। यह उस रहस्यमयी कला का पूरक था जिसके लिए वह दिन रात तरसता रहता था। ड्रैगन द्वीप पर दिव्य मोनोलिथ का वास्तव में पीली नदी पर प्राचीन मोनोलिथ के साथ एक महान संबंध था। जियो चेन, तुम क्या सपना देख रहे हो? तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? लॉरेंस ने देखा कि जियो चेन वहां अचंभित खड़ा था। वह अपना लेपल खींचने से खुद को रोक नहीं सका। आप लोग पहले जाइए, मैं बाद में आपके पास आऊंगा। जियो चेन एक ट्रांस में था। वह पूरी तरह से उस धुंधले क्यूई प्रशिक्षण आरेख से मोहित हो गया था। तुम पागल हो? लॉरेंस ने जियो चेन को अपनी पूरी ताकत से धक्का दिया। बगल में खड़ा अकेला तलवार दानव व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, हम्फ हम्फ हम्फ। क्या आप प्राचीन मोनोलिथ पर क्यूई प्रशिक्षण आरेख को याद करना चाहते हैं? मैं आपको यह विचार त्यागने की सलाह देता हूं। जो कोई भी मरने से पहले ड्रैगन द्वीप के प्राचीन मोनोलिथ पर क्यूई प्रशिक्षण आरेख का अभ्यास करता है, अंत में एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बच सका। ये सुनकर बौद्ध यिझेन भी वहां आया और बोला, जियो चेन, उस क्यूई प्रशिक्षण आरेख को याद करने की कोशिश मत करो। यह एक ऐसी तकनीक है जिसका अभ्यास नहीं किया जा सकता। किंवदंती के अनुसार अतीत में किसी ने अधूरा आरेख प्राप्त किया था, लेकिन जिस किसी ने भी इस आरेख का अभ्यास किया उसकी दुखद मृत्यु हो गई। कोई बात नहीं, आप लोग पहले जाइए। जियो चेन ने प्राचीन दिव्य पत्थर को ऐसे देखा जैसे वह प्रेतग्रस्त हो गया हो, लेकिन चमक पहले ही फीकी पड़ चुकी थी। वे पैटर्न पहले ही लुप्त हो चुके थे। ठीक इसी समय सामने से आश्चर्य की चीख सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे एमेथिस्ट ड्रैगन किंग ने सभी को एक विचित्र जगह पर ले जाया हो। लॉरेंस और बौद्ध यिझेन ने एक दूसरे को देखा, फिर उन्होंने जियो चेन को उठाया और साथ साथ आगे बढ़े। ये स्पष्ट था कि वे चिंतित थे कि जियो चेन के साथ कुछ हो जाएगा। इस समय पैतृक ड्रैगन का सीन, बुद्ध का शाश्वत पहिया, पीतल के 8 त्रिग्राम, साथ ही कई बर्बर ड्रैगन के मंत्र। एक बार फिर ये दिव्य मोनोलिथ की ओर बढ़ा। प्राचीन मोनोलिथ से प्रकाश की चमकदार किरणें ऊपर उठी और स्वर्गीय आरेख एक बार फिर प्रकट हुआ। इस बार जियो चेन की आंखों से प्रकाश की 2 भयानक किरणें निकली। ऐसा लग रहा था जैसे उसका मन दिव्य प्रकाश की 2 किरणों के साथ उसके शरीर से बाहर निकल रहा हो। इस समय उसे लगा कि एक विशाल, प्राचीन आभा उसकी ओर तेजी से बढ़ रही है। एक प्राचीन पत्थर की नक्काशी उसके मन में गहराई से अंकित हो गई। यह सही है, यह उनके द्वारा विकसित की गई साधना तकनीक के स्वर्गीय आरेख का दूसरा भाग था। इसके अलावा जटिल नक्काशी की परतों के बीच उन्होंने 4 तकनीकों की भी खोज की जो सभी रहस्यमय हत्या चालें थी। हालांकि यह केवल 4 हिट थे। हालांकि जियो चेन पर इसका प्रभाव बहुत अधिक था। जियाओ चेन के लिए इतने कम समय में क्यूई रिफाइनिंग डायग्राम के बाकी हिस्सों को पचाना और आत्मसात करना असंभव था। वो केवल इसे याद कर सकता था। हालांकि चारों तकनीकें उसे कुछ जानी पहचानी सी लगी। उन्हें ध्यान से पहचानने के बाद उसे एहसास हुआ कि उनमें से कुछ को उसने पहले भी देखा है। 4 तकनीकों में से पहली चाल गॉड स्लेयर तकनीक से बहुत मिलती जुलती थी, लेकिन ये गॉड स्लेयर तकनीक से कहीं ज्यादा गहरी थी। जितना ज्यादा जियाओ चेन ने इसे समझने की कोशिश की, उतना ही वो आशंकित होता गया। इससे पहले उसने मोनोलिथ की रेलिंग के पास गॉड स्लेयर तकनीक की खोज की थी। दिव्य मोनोलिथ पर पहली चाल की तुलना में ये बादलों और कीचड़ के बीच के अंतर जैसा था। ये बिल्कुल अतुलनीय था। इसमें जो गहराई थी उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। इसके तुरंत बाद जियो चेन ने पाया कि दिव्य मोनोलिथ पर 4 तकनीकों का पता मोनोलिथ की रेलिंग पर दर्ज की गई हत्या की चालों से लगाया जा सकता है। 4 तकनीकों की दूसरी चाल वास्तव में कुछ हद तक अराजक 3 शैलियों के समान थी। 4 तकनीकों की तीसरी चाल वास्तव में कुछ हद तक दानव दमन के 8 नियमों के समान थी।
और चौथी चाल वास्तव में कुछ हद तक पेंटाकिल बर्स्ट के समान थी। दिव्य एकाश्म पर 4 तकनीकें केवल 4 हस्त मुद्राएं थी, लेकिन इस तरह का एक सरल उत्कीर्णन अंतहीन परिवर्तनों को संक्षेप में प्रस्तुत करने में सक्षम था। संभवतः ये तथाकथित महान मार्ग सरल है था। पौराणिक अराजक 3 शैलियां, दानव दमन के 8 नियम, पेंटाकिल बर्स्ट और इसी तरह की अन्य सभी चीजें एक ही तकनीक से प्राप्त की जा सकती हैं। इसके अलावा यह अज्ञात था कि यह कितनी बार अधिक गहरा था। महान मार्ग सरल है, महान मार्ग सरल है। जियो चेन ने बार बार ये 4 शब्द बुदबुदाए। अंतिम 4 तकनीकों का नाम उन्होंने रखा गॉड स्लेयर, अराजक 3 शैलियां, दानव दमन और विस्फोट। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? लॉरेंस और बौद्ध येझेन जो उसे आगे ले जा रहे थे, वह विचलित सा लग रहा था। जियाओ चेन उस तरह के भ्रम के दायरे से जाग गया। उसकी उत्तेजित मनस्थिति धीरे धीरे शांत हो गई और उसने कहा, मैं ठीक हूँ। केवल इस समय लॉरेंस और बौद्ध येझेन ने अंततः उसे जाने दिया। वहाँ क्या हो रहा है? जियाओ चेन ने आश्चर्य से सामने की ओर देखा। वे पहले से ही 100 मीटर से अधिक पीछे थे। खूनी रोशनी सामने आसमान तक बढ़ गई। एमेथिस्ट ड्रैगन किंग हमें यहाँ तक ले आया। शायद यहाँ से भागने का कोई रास्ता हो। इस क्षेत्र में वहाँ बहुत अधिक प्राचीन इमारतें नहीं थी। खून की नदी नकारात्मक आभा से भरी हुई थी। खूनी धुंध हवा में बह रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सामने आसमान तक फैली खूनी रोशनी के बीच दबाव से भरा एक प्राचीन मंच हो। जियो चेन और अन्य लोग तेज गति से दौड़े। उन्होंने पाया कि यह वास्तव में एक प्राचीन बलि वेदी थी। ये पूरी तरह से काले पत्थरों से भरी हुई थी। ये कम से कम 20 मीटर ऊंची थी। ये समय के उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। इसके चारों ओर 2 मीटर से भी अधिक ऊंचे स्तंभ लगे हुए थे और आसमान की ओर बढ़ती हुई रक्तिम रोशनी ठीक उन्हीं स्तंभों से निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे प्राचीन बलि वेदी की रक्षा कर रहे हों। रक्त की नदी प्राचीन बलि वेदी के साथ साथ बहती हुई दूर स्थान की ओर चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे खूनी रोशनी और खून की नदी का आपस में गहरा संबंध हो। लोग ये संदेह करने से नहीं बच सके कि क्या यह वही पौराणिक रक्त बलिदान था। क्या ऐसा हो सकता है कि रक्त की नदी विशेष रूप से प्राचीन बलि वेदी के लिए बहती थी? प्राचीन शहर के लगभग सभी जीवित साधक इस स्थान पर भागकर आए थे। हालांकि अब केवल 17 या 18 लोग ही बचे थे। बाकी सभी लोग मर चुके थे। जियो चेन ने अपने दुश्मन प्रतिभाशाली इल्यूजन मास्टर कालोस को यहाँ देखा। हालांकि उन दोनों ने कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि यह उनके व्यक्तिगत गिले शिकवे दूर करने का सही समय नहीं था। एमेथिस्ट ड्रैगन राजा ने धीमी आवाज में दहाड़ लगाए। इसके बाद वो सचमुच आकाश में उड़ गया और खून की नदी के ऊपर से उड़ गया। ये स्टील्स की रेलिंग को पार कर गया। वो रक्तिम प्रकाश में आया और प्राचीन बलि वेदी के सामने प्रकट हुआ। उसने अपना सिर घुमाया और कुछ गुर्राहटें निकाली। ऐसा लगा जैसे वो सभी को उसके पीछे आने का संकेत दे रहा हो। 10 से अधिक साधक निराशा में एक दूसरे की ओर देखने लगे। क्या वे बलि वेदी की ओर दौड़कर भूतहा शहर से निकल सकते थे? ये बहुत संभव नहीं लग रहा था। हालांकि उनके पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था, क्योंकि भूकंप का झटका दूर से आया था। दिव्य सैनिकों और यिन सैनिकों ने दिव्य मोनोलिथ के चारों ओर चक्कर लगाया और उनका पीछा करते हुए यहाँ आ गए। इसके अलावा और भी बुरी आत्माएं यहाँ आ रही थी। आकाश भी कंकाल पक्षियों से घना भरा हुआ था। और भी ज्यादा, कई प्राचीन निवास स्थान अब शांतिपूर्ण नहीं रहे। एक के बाद एक करुण चीखें निकल रही थी। वे निश्चित रूप से बहुत बुरी आत्माएं थी। चिकित्सकों को अब कोई हिचकिचाहट नहीं हुई, चूंकि पहले से ही बचने का कोई रास्ता नहीं था। वे एमेथिस्ट ड्रैगन किंग का अनुसरण कर सकते हैं और इसे आजमा सकते हैं। 10 से अधिक लोगों ने एक के बाद एक खून के समुद्र पर छलांग लगाई और मोनोलिथ की रेलिंग को पार कर गए। प्राचीन पत्थर की सीढ़ियों का अनुसरण करते हुए जो समय की आभा से भरी हुई थी। सभी लोग और एमेथिस्ट ड्रैगन राजा एक साथ बलि वेदी की ओर चले। उस पत्थर के मंच पर जिसने अनगिनत कष्ट झेले थे, उस पर न केवल सूर्य, चंद्रमा और तारे उकेरे गए थे, बल्कि प्राचीन काल के कई चित्र भी थे। हालांकि वे कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकाल सके। जब वे बलि वेदी पर पहुंचे, सभी को बहुत सी खूनी नक्काशी भी मिली जिसमें बलि के रूप में ड्रैगन का इस्तेमाल किया गया था। इससे एमेथिस्ट ड्रैगन किंग बहुत क्रोधित हुआ। वो लगातार धीमी गड़गड़ाहट निकालता रहा। इस समय बहुत सारी बुरी आत्माएं प्राचीन बलि वेदी के सामने आ पहुंची। काली धुंध चारों ओर फैल गई। भयावह आभा हवा में फैल गई और आसमान भी काले बादलों से भर गया था। वहाँ न केवल कंकाल पक्षी थे, वहाँ कई अज्ञात दुष्ट आत्माएं भी थीं जो उड़ सकती थीं। वे सभी प्राचीन बलिवेदी को घूर रहे थे, लेकिन उन्होंने फिलहाल किसी पर हमला नहीं किया। क्या चल रहा है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कुछ गलत है? किसी ने हैरानी से कहा, इन दुष्ट आत्माओं ने हमें घेर लिया है। मुझे मत बताओ। वे हमें बलि के रूप में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। क्या ये हो सकता है कि वे हमें बलि चढ़ाना चाहते हैं? दुष्ट आत्माएं और अधिक एकत्रित हो गईं। अंत में वे सब चिल्ला उठे। इससे ये क्षेत्र लगातार कांपने लगा। एमेथिस्ट ड्रैगन किंग थोड़ा चिंतित लग रहा था, क्योंकि उसने अपना सिर ऊपर उठाकर देखा। हवा में तैर रही बुरी आत्माओं के बीच की खाई से वो प्राचीन शहर के ऊपर लटकता हुआ खूनी सूरज देख सकता था। जैसे जैसे रक्तिम सूर्य धीरे धीरे केंद्र के निकट आ रहा था, प्राचीन बलि वेदी रक्तवर्णी चमक से जगमगा रही थी। ये बलि वेदी न जाने कितने वर्षों से अस्तित्व में थी, मानो उसमें अपना जीवन हो। उसने आसपास की रक्त नदी को उन्मत्तता से अपने अंदर समाहित कर लिया। एक चमकदार चमक सीधे ऊपर की ओर बढ़ी।
इस स्थान को घेरने वाली बुरी आत्माएं अराजकता में फंस गई थी, उनकी शोकपूर्ण चीखें लगातार गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी जीवित बलि पर ध्यान दे रहे हों। बस इसी समय बलि वेदी के बहुत करीब स्थित इमारतों का एक समूह अचानक अस्त व्यस्त हो गया। एक हिंसक ढहने की आवाज सुनाई दी। उनमें से सबसे शानदार प्राचीन निवास ढह गया। शोकपूर्ण चीख कानों को बहरा कर देने वाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अद्वितीय दुष्ट आत्मा अस्तित्व में आ गई हो। हर कोई सदमे से अभिभूत था। ऐसा कुछ था जो प्राचीन शहर में प्रवेश करने के बाद से कभी नहीं हुआ था। यद्यपि इस स्तर पर कई प्राचीन आवासों से अजीब आवाजें आती थीं, फिर भी उनके ढहने का कोई उदाहरण नहीं था। इसके बाद सफेद रोशनी की एक किरण बाहर निकली। वे केवल एक रोएदार और प्यारा सा प्राणी ही देख पाए जो किसी दूसरे प्राचीन निवास की छत पर भाग रहा था। बर्फ की तरह सफेद ये छोटा प्राणी गुस्से से हाँफ रहा था और अपनी चमकती हुई बड़ी बड़ी आंखें झपका रहा था। खंडहरों को देखते हुए उसने चीख चीख की आवाज निकाली। ये बात सबके कानों तक पहुंच गई। गर्जन, दुष्ट आत्मा की दहाड़ से धरती हिल गई। हवा में उड़ने वाली सभी दुष्ट आत्माएं कांप उठी। वे लगभग गिर ही गए। उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी पुराने कपड़े पहने हुए खंडहरों से रेंगता हुआ बाहर आ रहा है। ये कैसे संभव है? वह है। सभी लोग भय से पीले पड़ गए, क्योंकि वह एक सिरविहीन देवदूत था। वह वास्तव में आवाज निकाल सकता था और उसके पास सुनहरे पंखों की एक जोड़ी थी। इसका मतलब था कि वह एक महान देवता था। वह एक प्राचीन निवास के अंदर कैसे हो सकता है? और वह अपना सिर खो चुका था। लेकिन अगर वे ध्यान से देखें तो पाएंगे कि उस पर पवित्र आभा का नामो निशान तक नहीं था। उसका पूरा शरीर एक उदास और भयावह आभा से भरा हुआ था। सिरविहीन सुनहरे पंखों वाला देवदूत उस बर्फ सफेद छोटे जीव की ओर झपटा। इसने उस प्राचीन निवास को तुरंत ध्वस्त कर दिया। वह स्थान अंतहीन धुएं और धूल से भर गया। छोटे जीव की चाल बहुत तेज लग रही थी। सिरहीन सुनहरे पंखों वाला देवदूत वास्तव में उसे पकड़ने में असमर्थ था। इसके बाद वह एक अन्य पुराने आवास पर चढ़ गया। सिरविहीन देवदूत उसके पीछे पीछे आ रहा था। प्रत्येक प्राचीन निवास में एक अत्यंत शक्तिशाली दुष्ट आत्मा रहती थी। साथ ही कुछ प्राचीन आवास भी ढह गए। वहां पहले से ही प्राचीन वस्त्र पहने कुछ दुष्ट आत्माएं बाहर निकल रही थीं। वे उनमें कुछ भी विशेष नहीं देख सके। हालांकि उनकी भयानक शक्ति ने लोगों को अंतहीन रूप से भयभीत कर दिया। वे उन दुष्ट आत्माओं से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे जिनका उन्होंने पहले सामना किया था। एक बहुत ही प्यारा बर्फ सफेद छोटा सा प्राणी वास्तव में इससे बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। और यह वास्तव में कुछ प्राचीन आवासों में घुसने के बाद भी बिना किसी नुकसान के बच निकलने में सफल रहा। यह वास्तव में अकल्पनीय था। केके, जियो चेन आश्चर्य से चिल्लाया। वह केके को पहले से ही पहचान चुका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह छोटा सा जीव वास्तव में प्राचीन शहर में प्रवेश करेगा। कुछ लोगों ने पहले भी इस छोटे जीव को जियो चेन के बगल में चलते देखा था। अब उन्हें तुरंत इसकी याद आ गई। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह छोटा सा जीव इतना चमत्कारी होगा। यह अवश्य जानना चाहिए कि ऐसे कई साधक थे जो प्राचीन निवासों में प्रवेश करने के बाद कभी बाहर नहीं निकले। वे बुरी आत्माओं का भोजन बन गए। हालांकि ये प्यारा सा जीव बार बार दौड़ता हुआ आया। इसने लोगों को वाकई अवाक कर दिया। ऐसा लग रहा था कि न केवल वह डरा हुआ नहीं था, बल्कि क्रोध से हौंफ रहा था। वह गुस्से से हौंफती हुई भी लग रही थी, जो कि बहुत ही प्यारा और जादुई था। जब केके ने जियो चेन की पुकार सुनी तो उसने अपनी बुद्धिमान बड़ी आंखें झपकाई और दूसरी ओर देखा। उसके बाद वह खुशी से दौड़कर आया, मानो वह अपने परिवार से मिल गया हो। रास्ते में वह एक के बाद एक प्राचीन निवासों से गुजरा। इस बार यह सचमुच बहुत जीवंत था। सिरविहीन सुनहरे पंखों वाला देवदूत और अन्य दुष्ट आत्माएं उन्मत्तता से उसका पीछा कर रही थी और लगातार प्राचीन अशुभ आवासों को नष्ट कर रही थी। वह क्षेत्र धुएं और धूल से भर गया था। हर कोई पूरी तरह से अचंभित था। ये छोटा सा जीव, क्या ये बहुत घमंडी था या ये बहुत प्यारा और भोला था? ये वास्तव में दुनिया की परवाह किए बिना तेजी से आगे बढ़ा। वास्तव में इससे बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। इसने सचमुच लोगों को अवाक कर दिया। जबकि जियाओ चेन के लिए चिंतित था, वह गुप्त रूप से सुनहरे पंखों वाले देवदूत के पीछे के लोगों को भी कमाक रहा था। क्या ये हो सकता है कि सुनहरे पंखों वाले देवदूत के पीछे के वे कुछ लोग उस समय के अमर थे? आखिरकार उसने उनमें से एक को पहले ही पहचान लिया था। हालांकि ये कुछ लोग अपरिचित चेहरे थे, लेकिन ये गारंटी देना कठिन था कि उनकी पहचान समान नहीं होगी। रंबल, प्राचीन आवास एक के बाद एक ढह गए। के को लगभग एक दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया था। जियो चेन बहुत घबरा गया था। अंत में वह खुद को वेदी से बाहर कूदने से नहीं रोक सका। वह जाकर के को बचाना चाहता था। मत जाओ, लॉरेंस और रंगीन धुंध में लिपटी महिला ने एक ही समय में अपना कदम बढ़ाया। अंतरिक्ष के नियम और समय के नियम की शक्ति ने जियो चेन को बाधित कर दिया। सौभाग्य से के ठीक था। इसके अलावा उसके पास झुंझलाहट में सुनहरे पंखों वाले देवदूत पर अपना छोटा पंजा लहराने का भी समय था। अंत में के एक झटके के साथ सफेद रोशनी की एक लकीर में बदल गया। ये वास्तव में दर्जनों मीटर तक आकाश को पार कर गया और सीधे वेदी के सामने अवरोध पैदा करने वाली असंख्य बुरी आत्माओं को पार कर गया। उसके बाद ये फिर से उछला, रक्त नदी को पार किया और प्राचीन वेदी तक पहुंचा।
के सचमुच बहुत रहस्यवादी था। उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह सफेद था। उसका बेदाग सफेद फर चमकीली चमक से झिलमिला रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे नर्म और पारदर्शी कैल्सेनी से तराश कर बनाया गया हो। बुद्धिमान बड़ी आंखों की जोड़ी के अलावा ये बेहद प्यारा था। ये वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी की बुद्धि वाला एक छोटा सा प्राणी था। अध्याय 98 के तुम यहाँ क्यों हो? जियो चेन इस समय वास्तव में इसके बारे में चिंतित था। के ने गुस्से से उसकी ओर इशारा किया और फिर खुद की ओर इशारा किया। उसका चेहरा वाकई प्यारा और मजेदार था, बिल्कुल किसी उदास बच्चे की तरह। वो चीखती रही, मानो उसे अकेला छोड़ने के लिए उसे दोषी ठहरा रही हो। के इस स्थान पर छलांग लगाने के बाद वेदी के नीचे का क्षेत्र पहले से ही अराजकता में था। पुराने घर से निकली बुरी आत्माएं रक्त नदी को पार करके ऊपर की ओर भागना चाहती थी, जिससे सभी साधक बेहद भयभीत हो गए। सौभाग्यवश कुछ उग्र धारे मारने के बाद अंत में उन्होंने उसका पीछा नहीं किया। अया कितना प्यारा है, असाधारण सुंदरी रोवेना ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराकर के को गले लगा लिया। हालांकि के को ये पसंद नहीं आया। उसे उसकी मुलायम छाती पर रहना पसंद नहीं आया और वो सीधे उसके सिर के ऊपर कूद गई। इससे रोवेना को शर्मिंदगी और अपमान महसूस हुआ। अंत में ये बौद्ध येजेन का गंजा सिर था जिसने उसे परेशानी से छुटकारा पाने में मदद की। हुश के ने गंजे सिर पर छलांग लगाई और उत्सुकता से कुछ बार कूद गया। बौद्ध येजेन बिल्कुल भी क्रोधित नहीं था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले ही नश्वर संसार से पार हो चुका है। गड़बड़ मत करो, जियो चेन ने इसे नीचे ले जाया। हालांकि अंत में के ने वास्तव में एमेथिस्ट ड्रैगन किंग को देखा। ड्रैगन के महान राजा को देखते हुए वो थोड़ा भी नहीं डरता था। इसके अलावा उसने उसके सिर पर कूदने की हिम्मत की। ये सुनकर एक बार फिर सभी हैरान रह गए। आखिर यह छोटा सा जीव आया कहां से? यह इतना दुस्साहसी कैसे हो सकता है? गर्जन एमेथिस्ट ड्रैगन राजा बहुत क्रोधित था। उसने अपने ड्रैगन के सिर को पूरी ताकत से घुमाया। वो के को नीचे गिराना चाहता था। उसके लिए यह एक तरह की गंभीर उत्तेजना थी। भावी ड्रैगन राजा के रूप में एक छोटा सा प्राणी वास्तव में उसके सिर पर सवार था। यह असहनीय था। जियो चेन अवाक था। ये छोटा सा जीव बहुत शरारती था। इसे किसी चीज से डर क्यों नहीं लग रहा था? उसने के को जबरदस्ती उठाकर ले गया ताकि एमेथिस्ट ड्रैगन किंग पागल न हो जाए। क्रोधित एमेथिस्ट ड्रैगन राजा का सामना करते हुए के ने दुनिया की परवाह किए बिना उस पर अपना छोटा पंजा लहराया। ऐसा लग रहा था जैसे वह कह रहा हो, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। हर कोई अवाक था। इस समय रक्त सूर्य आकाश के केंद्र में चला गया। रक्त लाल प्रकाश की किरणें नीचे गिरी और वेदी भी अंतहीन रक्त लाल प्रकाश के साथ फट गई। अंत में सभी को लगा कि उनके सामने सब कुछ रक्त लाल था और कुछ भी नहीं देखा जा सकता था। अंतरिक्ष घूम रहा था। समय भी अस्त व्यस्त हो गया। सबको ऐसा लग रहा था मानो वे अंतरिक्ष समय सुरंग में प्रवेश कर गए हो। उनके दिलों में एक अजीब सी भावना उमड़ रही थी। सबके सामने सिर्फ खून जैसी लाल रोशनी रह गई। एक अज्ञात समय के बाद सभी को ऐसा लगा जैसे वे बादलों पर सवार हैं, मानो वे बहुत तेज गति से यात्रा कर रहे हैं। जब रक्त लाल रोशनी गायब हो गई तो उनके सामने एक खामोश शून्य दिखाई दिया। ऐसा लगा जैसे वे प्राचीन काल में लौट आए हों। इस विशेष स्थान में कोई दृश्य नहीं था। घने काले शून्य में केवल उनकी सांसों की आवाज थी। वहां एकदम सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा मानो करोड़ों साल बीत गए हो, लेकिन ऐसा भी लगा मानो बस एक पल ही बीता हो। हर किसी को ऐसा लगा मानो समय और स्थान में अव्यवस्था हो गई हो। इसके बाद उल्काओं की तरह प्रकाश की अनगिनत किरणें आकाश में फैल गईं। जियो चेन और अन्य लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे समय और अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे हों। इसी तरह वो अत्यंत तीव्र गति से यात्रा करता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो और अब समय बीतने का एहसास ही नहीं हो रहा था। सभी की दिल की धड़कन और सांसें रुक गई थी। किसी अज्ञात समय पर आसपास का स्थान विकृत होने लगा और ऊर्जा की लहरें बाहर निकलने लगी। हालांकि उन्होंने उनके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बजाय वे पानी की नर्म लहरों की तरह थी। रंबल, एक जोरदार आवाज के साथ अचानक एक चमकदार चमक फूट पड़ी। सभी के पास अपनी आंखें बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब सबने फिर से अपनी आंखें खोली तो एक ठंडी हवा उनके चेहरों को छू रही थी और चांदनी हल्की थी। यह एक शांतिपूर्ण रात थी। आकाश सितारों से भरा हुआ था और चांदनी पानी की तरह नीचे छिड़क रही थी। सब कुछ बहुत शांतिपूर्ण था। ऐसा लग रहा था मानो एक पूरी जिंदगी बीत गई हो। वो उजली हुई लाल रोशनी, वो कड़वी भयावह आभा, असंख्य दुष्ट आत्माएं सब पहले ही गायब हो चुकी थी। सभी लोग एक विशाल पर्वत की चोटी पर थे। कुछ ही दूरी पर मंडप, एक छोटा पुल और एक बहती हुई नदी थी। फूलों की ताजा खुशबू भी थी। इस शांत तारों वाले आकाश के नीचे सब कुछ बहुत सुंदर था। सभी को यकीन था कि वे भूतः शहर से बचकर आए हैं। हम अंततः बच निकले, किसी ने उत्साह से चिल्लाकर कहा। जियाओ चेन को लगा कि यह जगह थोड़ी जानी पहचानी है और के जो लुनहुई वांग के सिर पर बैठा था थोड़ा असहज था। उसने आसपास के माहौल को सतर्कता से देखा। असंवेदनशील के लिए इस तरह का भाव प्रकट करना दुर्लभ था। एक युवा साधक खुशी खुशी पास ही स्थित एक साफ झरने की ओर दौड़ा, लेकिन जब वो बगल में एक प्राचीन महल के पास से गुजरा तो वह अचानक हवा में गायब हो गया। इस अप्रत्याशित घटना ने सभी के चेहरे पर मुस्कान ला दी। उनकी खुशी का भाव बिना किसी निशान के गायब हो गया।
उसी समय आकाश में उड़ रहा एक भूत प्रेत भी बिना किसी निशान के गायब हो गया। आकाश भी उतना ही भयानक था। लापरवाही से इधर उधर मत घूमो, उन प्राचीन महलों के करीब मत जाओ। जियाओ चेन चिल्लाया। उसे आखिरकार याद आया, यह वही पवित्र पर्वत था, एक ऐसी जगह जहां कई ड्रैगन और खतरनाक जानवर घूमते थे। ये के गृहनगर स्वर्गीय वृक्ष के बहुत करीब था। उस समय वो पहाड़ की तलहटी में लगभग एक दुर्घटना का सामना कर रहा था। वे यहाँ कैसे पहुंचे? इसके अलावा अब रात हो चुकी थी। क्या ये संभव है कि वे वास्तव में अंतरिक्ष में यात्रा करके आधे दिन से ज्यादा समय बिताकर यहाँ पहुंचे हो? हर कोई सशंकित था। एमेथिस्ट ड्रैगन किंग ने धीमी सी दहाड़ लगाई। उसने सभी को यह भी संकेत दिया कि बिना सोचे समझे कोई भी काम न करे। ऐसा लग रहा था कि वह इस पवित्र पर्वत से थोड़ा डर रहा था। पवित्र पर्वत पर हरे भरे पेड़, झरने और बहते झरने थे। यहाँ कई मंडप और महल भी थे। ये बिल्कुल परीलोक जैसा लग रहा था, लेकिन हर कोई डरा हुआ था। ये जगह वाकई अजीब है। यहाँ का दृश्य तो मनोरम है, लेकिन नीचे बहुत उजाड़ लगता है। पहाड़ की चोटी पर खड़ा एक साधक मन ही मन बुदबुदाया। वो इस समय नीचे के दृश्य का निरीक्षण कर रहा था। ये वास्तव में वैसा ही था जैसा उसने कहा था। पवित्र पर्वत के नीचे कई भव्य महल थे, लेकिन नीचे बहुत उजाड़ था। लगभग कोई वनस्पति नहीं थी। यह विशाल पवित्र पर्वत गहरे भूरे रंग का था। ये थोड़ा अजीब लग रहा था। ये स्पष्ट था कि उन महलों को बहुत वर्षों का समय बीत चुका था। उनमें से कुछ तो पहले ही ढह चुके थे। ये जगह कहाँ है? यहाँ क्या हो रहा है? अभ्यासकर्ता बहुत असहज थे। हम एक स्थानिक छलांग से गुजरे और एक अज्ञात स्थान पर पहुंचे। मानसिक लॉरेंस अंतरिक्ष की शक्ति में सबसे अधिक कुशल था। उसने यह निष्कर्ष सभी को निश्चितता के साथ बताया। समय के नियम में पारंगत उस रहस्यमयी महिला ने कहा, यहाँ पहुंचने में हमें कई घंटे लगे। अब उन्हें समझ में आ गया कि अचानक रात क्यों हो गई। जियो चेन ने कुछ भी नहीं छिपाया। उन्होंने उन्हें पिछली बार पवित्र पर्वत की तलहटी में हुए अपने अनुभव के बारे में बताया। अब उनके भाग्य एक दूसरे से जुड़े हुए थे और केवल एक साथ काम करके ही वे जीवित रह सकते थे। कुछ ही दूरी पर रंगीन धुंध में लिपटी रहस्यमयी महिला एमेथिस्ट ड्रैगन किंग के सींगों को सहला रही थी तथा उससे संवाद करने की कोशिश कर रही थी। काफी समय बाद वह वापस आई और बोली, एमेथिस्ट ड्रैगन किंग अनजाने में पहाड़ की तलहटी में एक प्राचीन महल में घुस गया, फिर रहस्यमय तरीके से भूत शहर की बलि वेदी पर पहुंच गया। कुछ देर के लिए सब चुप हो गए। एमेथिस्ट ड्रैगन किंग पहाड़ की तलहटी से भूत शहर में प्रवेश कर गया, लेकिन जब वे भूत शहर से वापस आए तो वे पवित्र पर्वत की चोटी पर पहुंच गए। वे सुरक्षित रूप से पहाड़ की तलहटी तक कैसे पहुंच सकते थे? जियो चेन का अनुभव, साथ ही अभी चिकित्सकों का गायब होना भी, इन सभी ने संकेत दिया कि यदि वे पहाड़ की तलहटी तक पहुंचना चाहते हैं तो ये कठिनाइयों और खतरों से भरा होगा। चलो पहाड़ से नीचे उतरने का रास्ता तलाशते हैं। ये जगह भूतहा शहर से ज्यादा खतरनाक नहीं हो सकती है ना? किसी ने इस तरह का सुझाव दिया। अन्य लोग थोड़ी देर के लिए हिचकिचाए, लेकिन अंत में उन्होंने पहाड़ से नीचे उतरने का रास्ता तलाशने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वे 100 मीटर से ज्यादा चले, एक दयनीय चीख सुनाई दी। आगे वाला व्यक्ति हवा में गायब हो गया और आसपास कोई प्राचीन महल नहीं था। ये सचमुच थोड़ा डरावना था। वे अभी भी शिखर पर थे। उन्होंने अभी खड़ी चढ़ाई वाला क्षेत्र छोड़ा था। वे अभी भी आधिकारिक तौर पर पहाड़ से नीचे नहीं उतरे थे। पहाड़ की तलहटी में स्थित प्राचीन महलों को देखकर सभी को चक्कर सा आ गया। सभी को खतरे का आभास हो गया। जीवन और मृत्यु भाग्य पर निर्भर है। चलदर उद्धरण चिन्ह। एक साधक बहुत साहसी था। उन्होंने वास्तव में नेतृत्व संभाला और पुनः आगे बढ़ गए। इस बार सभी लोग 50 मीटर से अधिक आगे बढ़ गए और आगे वाला साधक हवा में गायब हो गया। उसके पास चेतावनी देने का भी समय नहीं था। ये कैसे हो सकता है? सभी लोग थोड़े डरे हुए थे। कोई भी अभी आगे चलने को तैयार नहीं था। मुझे रास्ता दिखाने दो। रंग बिरंगे कोहरे में लिपटी रहस्यमयी महिला दृढ़ता पूर्वक आगे की ओर बढ़ी, जिससे लोग उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सके। नहीं, मुझे करने दो। ठीक इसी समय जियो चेन भीड़ से बाहर चला गया, क्योंकि उसे याद आया कि पिछली बार क्या हुआ था। के ने उसे महत्वपूर्ण क्षण में 2 बार बचाया था। उन्होंने के को जमीन पर लिटा दिया और उससे कहा, छोटे राक्षस, तुम्हें मुझसे दूर रहना होगा। तुम्हें इस महत्वपूर्ण क्षण में मुझे बचाना होगा। चीख चीख। के जियाओ चेन द्वारा उसे छोटा राक्षस कहने से बहुत असंतुष्ट था। उसने हल्के से जियाओ चेन के लंबे बालों को पकड़ा और उसे खींचा। उसके बाद उसने अपना सिर हिलाया, अपनी बड़ी आंखें झपकाई और पीछे की ओर हट गया। उसके बाद वह बिना किसी विनम्रता के एमेथिस्ट ड्रैगन किंग की पीठ पर कूद गया। गर्जन। एमेथिस्ट ड्रैगन राजा अतुलनीय रूप से क्रोधित था। इस छोटी सी चीज ने वास्तव में उसे बार बार अपमानित करने का साहस किया। इसने वास्तव में ड्रैगन राजा को क्रोधित कर दिया। उसने चाहा कि वह उसे तुरंत फाड़ सके। गुस्सा मत हो। रंगीन धुंध में लिपटी महिला ने पागल हो रहे एमेथिस्ट ड्रैगन राजा को शांत किया। उसने कहा, यह आपसे बहुत छोटा है, इसे थोड़ा झुकाओ। एक ड्रैगन राजा के पास ड्रैगन राजा का आचरण होना चाहिए। यह बहुत स्पष्ट था कि रहस्यमयी महिला युवा एमेथिस्ट ड्रैगन किंग को ऐसे बहला रही थी जैसे वह कोई बच्चा हो। एक उदास दहाड़ के साथ एमेथिस्ट ड्रैगन राजा ने अपना सिर घुमाया और के को घूरा। और के ने अब उसे उकसाया नहीं। वह चुपचाप अपनी पीठ पर बैठ गया और घबराहट से जियो चेन को घूरने लगा।
दिशा बदलने के बाद वे पहाड़ से कुछ दर्जन मीटर नीचे उतरे। अचानक जियाओ चेन की आकृति गायब हो गई और उसी समय उस क्षेत्र से एक दिव्य चमक फूट पड़ी। के ने अपना कदम आगे बढ़ाया। इसने वास्तव में जियो चेन को वहां से वापस खींच लिया जहां वह गायब हो गया था। हर कोई अचंभित था। उन्होंने इस प्यारे छोटे जीव को देखा जो अविश्वास में अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपका रहा था। यहाँ तक कि एमेथिस्ट ड्रैगन राजा ने भी एक अजीब अभिव्यक्ति प्रकट की। उसने अपना सिर घुमाया और अपनी पीठ पर के को देखा। हे के हंसा। यह एक भूले बच्चे की तरह था। जियाओ चेन जो अभी अभी नरक के द्वार से गुजरा था, उसे कुछ महसूस हुआ। उसने पलटकर कहा, अभी अभी मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक अथाह भयावह आभा से घिरा हुआ हूँ। ये बिल्कुल भूत शहर की आभा के समान ही थी। अगर हम पवित्र पर्वत से गायब हो गए तो मुझे डर है कि हम फिर से उस भूतहा शहर में लौट जाएंगे। इसके अलावा ये और भी ज्यादा खतरनाक जगह हो सकती है। इससे ये पता चलता है कि शांत पवित्र पर्वत भी खतरों से भरा हुआ है। जरा सी लापरवाही से किसी की जान जा सकती है। 200 मीटर से अधिक नीचे पहाड़ पर चलने के बाद जियो चेन लगभग 3 बार गायब हो गया, लेकिन के ने अपनी विचित्र दिव्य क्षमता से उसे वापस खींच लिया। हालांकि कुछ बुरा हुआ, क्योंकि के चीख की आवाजें निकाल रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह जियाओ चेन को बता रहा था कि यह अधिक से अधिक कठिन होता जा रहा था। हर कोई चिंतित भाव प्रकट करने से खुद को नहीं रोक सका जब तक वे पहाड़ की कमर के पास नहीं पहुंच गए। प्राचीन महलों की संख्या बढ़ती जा रही थी, उनसे बचना मूल रूप से असंभव था। सभी को पहले से ही पैटर्न पता था, वे महलों के जितना करीब पहुंचेंगे उतना ही खतरनाक होगा। ऐसा लग रहा था कि वे पवित्र पर्वत से नीचे कैसे उतरेंगे। जब के ने छठी बार जियो चेन को पीछे खींचा तो एमेथिस्ट ड्रैगन किंग की आंखों में एक विचित्र भाव प्रकट हुआ। के को देखने का उसका तरीका पहले से ही पूरी तरह से अलग था। उसके बाद उसने एक दिव्य चमक भी उत्सर्जित की और आगे चल रहे एक अभ्यासी को पीछे खींच लिया। ये वास्तव में के की तरह ही एक दिव्य क्षमता थी, लेकिन ये के की तुलना में बहुत कम शक्तिशाली थी। सभी ने एमेथिस्ट ड्रैगन किंग को आश्चर्य से देखा। वे सिंडिकेट ड्रैगन किंग की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। इसने वास्तव में इतने कम समय में के की क्षमता सीख ली। हालांकि जब उसने सभी की प्रशंसा सुनी तो एमेथिस्ट ड्रैगन किंग ने एक दुर्लभ शर्म और परेशानी भरा भाव प्रकट किया। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि रहस्यमयी महिला को ड्रैगन के साथ मौन सहमति थी। उसने मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि ड्रैगन क्यों शर्मिंदा महसूस कर रहा था। उसने पूछा, क्या के ड्रैगन की दिव्य क्षमता का उपयोग कर रहा है? एमेथिस्ट ड्रैगन राजा ने झुंझलाहट में अपना सिर हिलाया। यह परिणाम देखकर सभी लोग भयभीत हो गए। के वास्तव में ड्रैगन की दिव्य क्षमता का उपयोग कर रहा था। मैंने अनुमान लगाया कि ऐसा ही था। मैंने एक बार सम्राट शेर ड्रैगन और अत्याचारी ड्रैगन, इस तरह के राजघरानों को भूत शहर में इस तरह की क्षमता का उपयोग करते हुए देखा था। वे सब कुछ सीमित कर सकते थे, सब कुछ साफ कर सकते थे और सब कुछ नष्ट कर सकते थे। न केवल अन्य अभ्यासियों ने के को अतुलनीय आश्चर्य से देखा, बल्कि आगे चल रहे शियाओ चेन ने भी अपने कदम रोक दिए। उसने अपना सिर घुमाया और उस प्यारे बर्फ सफेद छोटे जीव को देखा। और इस समय के थोड़ा उलझन में पड़ गया। उसने घबराहट में अपनी आंखें चौड़ी कर ली और सभी को एक मासूम भाव से देखा। बौद्ध यिझेन ने बुद्ध का नाम लिया और कहा, मैंने एक बार एक प्राचीन ग्रंथ में अजीब जानवरों के अभिलेखों के बारे में पढ़ा था। ऐसा लगता था कि 2 या 3 प्रकार के अजीब जानवर थे जो ड्रैगन से कमजोर नहीं थे। वे अतुलनीय बुद्धि के साथ पैदा हुए थे। वे किसी भी तरह की दिव्य क्षमता का अभ्यास कर सकते थे। मुझे लगता है कि के उस तरह की जाति होगी। बहुत बुरा है कि प्राचीन शास्त्र मुख्य रूप से बौद्ध धर्म पर केंद्रित था। रिकॉर्ड का वह हिस्सा बहुत सामान्य था। इसमें अजीब जानवरों के आकार और नामों का विस्तार से वर्णन नहीं किया गया था। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 99। स्विश स्विश स्विश। के का दर्जा तेजी से बढ़ा। सभी लोग इसे और भी अधिक उत्साह से देखने लगे। वह सचमुच उसे अपनी बाहों में पकड़ना चाहता था और अपना बनाना चाहता था। कितनी अफसोस की बात है। छोटी सी बात उनकी मानसिकता को समझ नहीं पाई। भीड़ को देखते हुए एक जोड़ी बड़ी आंखें झपक रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसे मिल रहे ध्यान से वह कुछ असंतुष्ट थी। उसी समय उसने अपना छोटा सा जानवर जैसा पंजा सब पर लहराया। वह असंतोष में चीख रहा था, मानो विरोध कर रहा हो। हर किसी का मूड अलग था और वे फिर से आगे बढ़ने लगे। हालांकि वे नीचे महल परिसर के करीब पहुंच रहे थे। वूश, प्रकाश चमक उठा। जियो चेन लगभग गायब हो गया था, लेकिन के ने उसे रोक लिया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि यह एक कठिन समय था। रहस्यमयी महिला लॉरेंस और यिझेन ने जल्दी से मदद के लिए अपने हाथ बढ़ाए। वे आखिरकार जियो चेन को वापस खींचने में कामयाब रहे। नहीं, मैं ऐसे नहीं चल सकता, अन्यथा हम में से कोई भी जीवित पहाड़ की तलहटी तक नहीं पहुंच पाएगा। जियो चेन रुक गया। वह मरना नहीं चाहता था। पहले तो वह इसलिए मरना चाहता था क्योंकि के उसे बचा सकता था, लेकिन अब के और भी थकता जा रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह निश्चित रूप से असफल हो जाएगा। तो फिर हम क्या करें? क्या ऐसा हो सकता है कि हम यही मौत का इंतजार करें? हर कोई घबरा रहा था, लेकिन उनके पास कोई और उपाय नहीं था। देखो, ये तो एक वेदी जैसा दिखता है, असाधारण रूप से सुंदर, रोवेना ने अचानक कहा। विशाल पवित्र पर्वत बहुत विशाल था। दूर दूर तक फैले पत्थरों के ढेर के पीछे एक वेदी सी दिखाई दे रही थी।
ये पूरी तरह से गहरे भूरे रंग की चट्टानों से बना था। सभी लोग सावधानी से आगे बढ़े। अंत में वे निराशा में एक दूसरे की ओर देखने लगे। वास्तव में यहाँ एक वेदी थी और वह लगभग 10 मीटर ऊंची थी। इससे एक ऐसी आभा फैल रही थी जो अत्यंत प्राचीन थी। जियो चेन ने कहा, यहाँ फंसकर मरने के बजाय हम यहाँ से क्यों नहीं चले जाते? हम जोखिम भी उठा सकते हैं। अरे चलो इस पर शर्त लगाते हैं। उद्धरण चिन्ह। एकांत तलवार दानव सहमत हो गया। भले ही वह अहंकारी और अहंकारी था, लेकिन अब बचने का कोई और रास्ता नहीं था। सभी लोग एक साथ प्राचीन वेदी पर चढ़े। वेदी के ऊपर से भयंकर हत्या की आग निकल रही थी, मानो उसे ताजे खून से सींचा गया हो। हालांकि अनगिनत साल बीत चुके थे, फिर भी वे सूखे खून के धब्बे देख सकते थे। हालांकि 1 दर्जन लोगों के आने के बाद प्राचीन वेदी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। ऐसा लग रहा था कि यह एक साधारण ऊंचा मंच है। रक्त बलिदान। ऐसा लगता है कि इस ऊंचे मंच को चलाने के लिए नए खून की जरूरत है। किसी ने वेदी पर सूखा हुआ खून देखा। उन्होंने ऐसा सुझाव दिया, अच्छे से हम में से हर एक को कुछ खून बहाना पड़ेगा। सभी ने अपनी उंगलियां काट ली और खून को वेदी पर टपका दिया। हालांकि इसकी मात्रा सीमित थी। हालांकि वह वेदी में होने वाले बदलावों को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। उसका पूरा शरीर लाल हो गया था, जिससे खूनी रोशनी निकल रही थी। इस दौरान आकाश में तारों ने वास्तव में प्रकाश की किरणें गिराईं। वे प्राचीन वेदी के चारों ओर एकत्र हुए। खूनी रोशनी आसमान में फैल गई। इस क्षेत्र में चमकदार खूनी चमक दिखाई दी और उसी समय एक विचित्र दृश्य सामने आया। सभी ने वास्तव में भूत शहर को देखा। सभी लोग डर के मारे पीले पड़ गए। उन्हें लगा कि वे फिर से भूतहा शहर में लौट जाएंगे और इससे उनके दिल कांप उठे। सौभाग्य से ये सिर्फ एक छवि थी। वे वहां नहीं जा रहे थे। भूत शहर में लड़ाई अभी भी जारी थी। बुद्ध का शाश्वत चक्र, पैतृक ड्रैगन का सींग और पीतल के 8 त्रिग्राम अभी भी दिव्य मोनोलिथ पर बमबारी कर रहे थे और ड्रैगन भी अपनी चाल चल रहे थे। अनगिनत दुष्ट आत्माएं भयावह आभा के साथ बढ़ रही थी और दिव्य मोनोलिथ के करीब पहुंच रही थी। जिस बात ने सभी को और भी अधिक भयभीत कर दिया वह ये थी, वास्तव में भूतहा शहर के ऊपर खून का समुद्र तैर रहा था। खून के तालाब के बीच में हड्डियों का एक पहाड़ था और हड्डियों के पहाड़ के ऊपर एक उदास प्राचीन महल था। यह हर कोई अचंभित था। क्या यह दिव्य मोनोलिथ पर उत्कीर्ण चित्र नहीं था? ये वास्तव में स्वयं प्रकट हो गया था। जब वे प्राचीन शहर में थे तो उन्होंने दिव्य स्तंभ के सामने उत्कीर्ण चित्र को स्पष्ट रूप से देखा। अभी भी वे दृश्य उनके मन में घूम रहे थे। चित्र के सबसे ऊपर खून का एक असीम समुद्र था। उग्र लहरें हजारों परतों वाली थीं और खूनी लहरें दसियों हजार थीं। खून के समुद्र के बीच में हड्डियों का एक पहाड़ खड़ा था और बीच में कई प्राचीन ड्रैगन आसमान में सर पर दौड़ रहे थे। वे दुख में चीखते हुए प्रतीत हो रहे थे। अनेक मनुष्य और देवता भी संघर्ष कर रहे थे। ड्रैगन और उन देवताओं के नीचे एक भूतहा शहर था जो भयानक भूतिया आभा से भरा हुआ था। नरक का अंधकार में द्वार आधा खुला था और अंदर मौत जैसा सन्नाटा था। और उस भूतिया शहर के नीचे एक शांतिपूर्ण शुद्ध भूमि थी। हर जगह महल थे, दिव्य वृक्ष दीप्तिमान थे और हर जगह जैद घास थी। हालांकि रूपरेखा बहुत सीमित थी। ये पहले से ही दिव्य मोनोलिथ के निचले हिस्से के करीब था। व्यापक क्षेत्र को स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल था। और अब खून का समुद्र और हड्डियों का पहाड़ दिखाई दिया। भूतहा शहर भी दिखाई दिया। क्या यह संभव है कि भूतहा शहर के नीचे सचमुच कोई शुद्ध भूमि थी? सबके मन संशय से भर गए। सभी प्रकार के चिन्हों से यह संकेत मिलता था कि दिव्य स्तंभ पर उत्कीर्ण चित्र वास्तविक दुनिया को दर्शाता है। एक चमकदार रक्त प्रकाश चमक उठा। आकाश में तारों ने प्रकाश की किरणें बरसाईं। वे सभी प्राचीन बलि वेदी द्वारा अवशोषित कर ली गईं। इसके बाद एक तेज रोशनी फूट पड़ी जिससे सभी के लिए अपनी आंखें खोलना मुश्किल हो गया। लेकिन वे जानते थे कि वे एक अज्ञात क्षेत्र से गुजरने वाले हैं। बिना किसी संशय के वे अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। आखिरकार बलि वेदी का उपयोग अंतरिक्ष से गुजरने के लिए नहीं किया जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि इसका प्रयोग बलि चढ़ाने के लिए किया जाता था। यदि उनकी कटौती सही थी, हर किसी की स्थिति बेहद खतरनाक होगी, क्योंकि यह बहुत संभव था कि उन्हें पवित्र राक्षस के पास भेज दिया जाएगा जो बलिदान का आनंद ले रहा था। लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। वे केवल जुआ ही खेल सकते थे। अंतरिक्ष से दोबारा गुजरने पर भी पिछली बार से ज्यादा कुछ अलग नहीं था। अनंत शून्य में प्रकाश की किरणें टूटते तारों की तरह गुजर रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, अनगिनत तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वे चमकते हुए तारों वाले आकाश से गुजर रहे हों। समय पहले से ही अस्त व्यस्त था। ये बताना कठिन था कि समय उड़ रहा था या धीरे धीरे बह रहा था। जब तक एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी। जब वे इस विचित्र स्थान से गुजरे तो सब कुछ समाप्त हो गया। ठंडी हवा सीटी बजा रही थी। बर्फ के टुकड़े हवा में नाच रहे थे। हर कोई केवल सफेदी का विशाल विस्तार देख सकता था। वे वास्तव में एक बर्फीले पहाड़ के अंदर थे। ये था हड्डियों के समुद्र के पश्चिमी किनारे पर बर्फीला पहाड़। पूर्व में पवित्र पर्वत, मध्य में हड्डियों का समुद्र और पश्चिम में बर्फीला पहाड़। ये 3 बिंदु एक सीधी रेखा बनाते थे। ये ड्रैगन द्वीप पर एक अत्यंत विशेष क्षेत्र था। हर कोई चिंतित और भयभीत था। उन्हें नहीं पता था कि इस बार वे खतरे से बाहर निकल पाएंगे या नहीं।
भोर हो चुकी थी, सूरज पूर्व दिशा से उग चुका था। बर्फीले पहाड़ पर ठंडी हवा गुस्से से चिल्ला रही थी, बर्फ के टुकड़े बेतहाशा नाच रहे थे। ये बर्फ सी सफेद दुनिया विशेष रूप से ठंडी थी। मुझे यह मत बताइए कि यहाँ एक असीम रूप से भयानक अस्तित्व है। हम बलि के रूप में तो नहीं खाए जाएंगे, है ना? एक साधक की आवाज कुछ कांप रही थी। इतने कम समय में बार बार मौत का खतरा सामने आने से उसकी इच्छाशक्ति पहले से ही थोड़ी कमजोर हो गई थी। वह और अधिक प्रहार सहन नहीं कर सका। कई खतरों का सामना करने के बाद केवल 16 लोग ही बचकर इस स्थान पर पहुंचे थे। इसमें किंगवांग वांग और लुनहुई वांग भी शामिल है। अगर वे केवल मनुष्यों की गिनती करें तो कुल संख्या केवल 13 थी। जब सभी लोग थोड़ा घबराए हुए थे, के ने खुशी से जयकारा लगाया। के ने खुशी से चिल्लाया। उसने एमेथिस्ट ड्रैगन किंग के सिर पर कदम रखा और बर्फीली जमीन पर कूद गया। वह खुशी से इधर उधर लुढ़का। वह एक खुश हिममानव की तरह लग रहा था। युवा एमेथिस्ट ड्रैगन किंग बहुत उदास लग रहा था। उसने के पर, जो उससे बहुत छोटा था, गुर्राहट की आवाज निकाली, लेकिन उसने हमला नहीं किया। समय शांतिपूर्वक बीत गया। बर्फबारी पहले ही रुक चुकी थी। सुबह की चमक पूर्व दिशा से दिखाई दे रही थी। यह एक सुनहरी चमक बिखेर रही थी। यह आशा से भरी सुबह थी। सभी लोग बर्फीली जमीन पर सावधानी से चलते हुए एक बर्फीली चोटी पर चढ़ गए और दूर स्थित हरे पहाड़ का निरीक्षण किया। उन्हें यहाँ किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा। यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है, हम सुरक्षित हैं। एक ज़्यूजे खुशी से चिल्लाया। इल्यूजन मास्टर कालोस आकाश में उड़ने वाले पहले व्यक्ति थे। वह पूरी गति से दूर स्थान की ओर उड़ चला। ये पुष्टि होने के बाद कि वे खतरे से बाहर हैं, उनके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अन्यथा वह और जियोचेन निश्चित रूप से मौत तक लड़ेंगे। अब एक ही नाव में एक दूसरे की मदद करने का समय नहीं था। हा, एकांत तलवार दानव दिल खोलकर हंसा। उसकी आवाज धातु की तरह गूंज रही थी। उसने बौद्ध येझेन, जियाओचेन और अन्य लोगों की ओर देखा। लोहे की तलवार लेकर वह उड़ गया। रंगीन धुंध में लिपटी महिला भी एमेथिस्ट ड्रैगन किंग के साथ दूर चली गई। इसके तुरंत बाद बचे हुए साधक एक के बाद एक चले गए। रोवेना नहीं गई। वह अपने हृदय की गहराइयों से आकर्षक ढंग से मुस्कुराए। उसके एक सफेद हाथ ने यान किंगचेन का हाथ कसकर पकड़ रखा था ताकि वह भाग न सके। इससे यान किंगचेन ने घृणा से अपने दांत पीस लिए। हम अंततः खतरे से बाहर हैं। लॉरेंस अपनी बात खत्म करते ही बर्फीली जमीन पर गिर पड़ा। उसकी चोटें हल्की नहीं थी और साथ ही वह अपनी कमजोर काया के अलावा बहुत थका हुआ भी था। जैसे ही उसने आराम किया, वह तुरंत सो गया। एक नया जीवन, एक काया पलट। बौद्ध येझेन को कुछ समझ आ गया था। वह सुबह की रोशनी का सामना करते हुए बर्फीली जमीन पर बैठ गया। एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में जियाओ चेन की काया आम लोगों से कहीं बेहतर थी। हालांकि उसे थोड़ी थकान महसूस हो रही थी, लेकिन उसका आराम करने का कोई इरादा नहीं था। गॉड स्लेयर, अराजक विकार, दानव दमन और टूटना, ये 4 तकनीकें उसे लुभा रही थी। वह बर्फीले पहाड़ पर पहुंचा और अपने शरीर को फैलाया। फिर उसने दिव्य मोनोलिथ के स्वर्गीय आरेख पर 4 मारक चालों का अभ्यास करना शुरू कर दिया। सुबह के सूरज के नीचे, सफेद बर्फ के नीचे, जियो चेन का शरीर मच्छर ड्रैगन की तरह था। वह बर्फीले पहाड़ की चोटी तक उड़ गया। उन्होंने अपने पीछे एक के बाद एक अनेक प्रतिमाएं छोड़ी। ऐसा लग रहा था मानो वे दिव्य प्रकाश के साथ यात्रा कर रहे हों। तेज गड़गड़ाहट की आवाज के बीच बर्फीले पहाड़ का शिखर वास्तव में टूट गया था। यह अत्यंत शक्तिशाली था। दूर एक स्थान पर रोवेना और यान किंगचेन के चेहरे के भाव बदल गए। ध्यान कर रहे बौद्ध येझेन भी भावुक हो गए। जियाओ चेन बर्फ से ढके पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। उसका लंबा और सीधा शरीर सुबह की चमक से सुनहरी चमक की परत से रंगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने दिव्य कवच की एक परत पहन रखी हो। अभी कुछ ही पल पहले उसने वास्तव में 4 तकनीकों की भयावहता को महसूस किया। उसने केवल पहला गॉड स्लेयर इस्तेमाल किया। उन्होंने केवल पहला गॉड स्लेयर प्रयोग किया और इससे उनकी ऊर्जा पूरी तरह समाप्त हो गई। हालांकि शक्ति बहुत बड़ी थी। इससे बर्फीले पहाड़ की चोटी टूट गई। यदि वह चारों तकनीकों का बिना किसी सीमा के उपयोग कर सके, फिर वह अपने साथियों को नीची नजर से देखने से ज्यादा दूर नहीं रहेगा। पर्याप्त समय तक आराम करने के बाद जियाओ चेन ने दूसरी तकनीक अराजक विकार का उपयोग करना शुरू किया। हालांकि यह अभी भी पहले जैसा ही था। उसकी ऊर्जा नहीं चल पा रही थी। वह केवल इसकी शक्ति का एक हिस्सा ही मुक्त कर पाया और उसके शरीर की शक्ति पहले से ही पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। इस वजह से वह गॉड स्लेयर, कैओटिक डिसऑर्डर, डेमन सेपरेशन और रप्चर का और भी अधिक इंतजार कर रहा था। वह उनकी पूरी शक्ति को मुक्त करने में असमर्थ था। यह पहले से ही बहुत भयानक था। अगर वह वास्तव में इसे समझ लेता, वह कितना शक्तिशाली होगा। गॉड स्लेयर और कैओटिक सीक्वेंस को निष्पादित करने के बाद भले ही उसने लंबे समय तक आराम किया था, फिर भी उसने महसूस किया कि उसकी क्यूई और रक्त सुचारू नहीं थे। उसका शरीर थोड़ा असहज लग रहा था। बेशक वह जानता था कि क्या हो रहा था। उसे यह एहसास बहुत पहले से था। जब भी वह बहुत ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल करता तो उसे हमेशा ऐसा ही महसूस होता। इसी वजह से वह अपनी खुद की साधना पद्धति निकालने में सक्षम था। ऐसा लगता है कि यह अधूरा है। इसका अनुवर्ती होना चाहिए। इस बार वह भूत शहर में घुस गया और जीवित वापस लौट आया।
जियो चेन के लिए यह एक महान अवसर था। उन्होंने वास्तव में स्वर्ग द्वारा प्रदान की गई क्यूई प्रशिक्षण आरेख का अगला भाग पाया था। जियाओ चेन बर्फीली चोटी पर चुपचाप खड़ा था। स्वर्ग द्वारा दिया गया क्यूई रिफाइनिंग आरेख बहुत खास था। इसे विकसित करने के लिए उसे ध्यान करने की जरूरत नहीं थी। उसके मन की गहराई में अंकित स्वर्गीय आरेख इस क्षण प्रकट हुआ। उन्होंने उत्कीर्ण पैटर्न के अनुसार अपनी जुबान क्यूई को प्रसारित करना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे पानी और दूध में पूर्ण सामंजस्य हो। यह वास्तव में मूल क्यूई प्रशिक्षण आरेख का अगला भाग था। यह मूल क्यूई प्रशिक्षण पद्धति का पूर्ण विस्तार था। जियो चेन को लगा कि उसका पूरा शरीर अतुलनीय रूप से आरामदायक था। उसकी क्यूई और रक्त जो अभी तक चिकने नहीं थे, अब पूरी तरह चिकने हो गए थे। वह आधे दिन तक वहीं खड़ा रहा। उसके आसपास का वातावरण रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा था। इससे आसपास की बर्फ बहुत खूबसूरत लग रही थी। एक के बाद एक आध्यात्मिक ऊर्जा को बलपूर्वक इकट्ठा किया गया और उसके शरीर में डाला गया। अंत में जियाओ चेन के पैर वास्तव में जमीन से 3 इंच ऊपर थे। वह हवा में तैर रहा था। उसका शरीर एक हल्की चमक के साथ बह रहा था। उसकी त्वचा का हर इंच एक दिव्य जैद की तरह था। दोपहर, जियो चेन रहस्यमय मार्शल क्षेत्र से जाग उठा। उसका पूरा शरीर चमकती और पारदर्शी चमक की एक परत से बह रहा था। वह वास्तव में बहुत स्वाभाविक और शांतिपूर्वक एक सूर्य की 7वीं दिव्य परत में कदम रखा। ये सब इसलिए था क्योंकि उसकी रहस्यमय तकनीक एक कदम और आगे बढ़ गई थी। लॉरेंस भी बहुत पहले ही जाग चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर भूत सवार हो गया हो। वो लगातार बर्फीली जमीन पर नक्काशी कर रहा था। यह एक बहुत ही रहस्यमय अंतरिक्ष मंत्र था। इसे मोनोलिथ की रैली पर रिकॉर्ड किया गया था। जहां तक उसका सवाल था, इसे एक खजाना माना जा सकता था। जियाओ चेन और येझेन ने उसे चौंकाया नहीं। उन्होंने उसे उस प्रकार की निस्वार्थ साधना की अवस्था में डूबने दिया। 2 दिन हो गए थे जब उसने कुछ भी खाया या पिया नहीं था। बौद्ध येझेन ने कुछ बर्फीले खरगोशों का शिकार किया। उसने और जियाओ चेन ने बर्फ को पिघलाने और खरगोश के मांस को धोने के लिए अपनी सच्ची ऊर्जा का इस्तेमाल किया। उसके बाद उन्होंने रहस्यमय तकनीक का संचालन किया और खरगोश के मांस को भूनने के लिए धधकती दिव्य चमक का इस्तेमाल किया। इसे एक तरह की अपरंपरागत साधना भी माना जा सकता है। मांस की खुशबू ने आखिरकार लॉरेंस को उसकी निस्वार्थ साधना की अवस्था से जगा दिया। उसका पेट उसके दिमाग को धोखा दे गया और गुर्राने लगा। खूबसूरत बंदी यान किंग चेन के साथ बिल्कुल भी बुरा व्यवहार नहीं किया गया और वह खुद भी खुद को बाहरी नहीं मानती थी। वे सभी खेल का आनंद लेने के लिए बर्फीली जमीन के चारों ओर एकत्र हुए। केवल केके ने सभी को दयनीय दृष्टि से देखा। उसने दर्द से अपने गोल और उभरे हुए छोटे पेट को रगड़ा। उसके बाद उसने अपनी आंखों को ढकने के लिए अपने छोटे छोटे पंजों का इस्तेमाल किया। आपदा से बचने के बाद उनमें से कुछ लोग काफी भावुक हो गए। वे अंततः भूतहा शहर से भागने में सफल रहे। बर्फ और हिम की ठंडी दुनिया में भी उन्हें यह भी महसूस हुआ कि जीवन कितना जीवंत है। वास्तविक दुनिया जो जोश और जीवंतता से भरी थी, बहुत खूबसूरत थी। अध्याय 100। उस दोपहर उनमें से कुछ ने बर्फ और हिम की इस दुनिया को छोड़कर जीवन शक्ति से भरपूर हरे भरे पहाड़ी जंगल में लौटने का निर्णय लिया। इस समय जियो चेन को यहाँ दफनाए गए 3 ड्रैगन अंडे याद आए। सम्राट शेर ड्रैगन अंडे पहले से ही उसके द्वारा परिष्कृत किया गया था। टायरानिकल ड्रैगन अंडा, स्टेगोसोरस अंडा और थंडर ड्रैगन अंडा अभी भी यहाँ संरक्षित है। जब उन्होंने जियाओ चेन को इसका जिक्र करते सुना, न केवल रोवेना हैरान और उत्साहित थी, लॉरेंस और बौद्ध येझेन भी भावुक हो गए। उन्होंने ड्रैगन के अंडों के कारण बर्फीले पहाड़ पर भयंकर लड़ाई के बारे में सुना था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जियो चेन को वास्तव में इतने सारे ड्रैगन अंडे मिलेंगे। जब वे उस क्षेत्र में चले गए, वे उसी समय रुक गए, क्योंकि उन्होंने जीवन में उतार चढ़ाव महसूस किया। ऐसा लग रहा था कि यह उस पर्वत शिखर से आ रहा है जहां जियो चेन ने कहा था कि ड्रैगन के अंडे दफनाए गए थे। उन्होंने उसी समय एक संभावना के बारे में सोचा। वे जल्दी से वहां पहुंचे। लॉरेंस और बौद्ध येझेन ने जियो चेन के निर्देशों का पालन किया। उन्होंने मोटी बर्फ और हिम को तोड़ दिया और एक बर्फ की गुफा खोद दी। गुफा के प्रवेश द्वार पर बर्फ और हिम को साफ करने के बाद एक चमकदार चमक तुरंत फैल गई। 3 रहस्यमय ड्रैगन अंडे जैद की तरह सुंदर थे। सियान रंग का अत्याचारी ड्रैगन अंडा दिव्य चमक के साथ चमक रहा था। ये चमकदार और पारदर्शी था। ये सियान चांद की तरह आकर्षक था। स्टेगोसोरस के अंडे का जैद जैसा खोल एक मनमोहक चमक के साथ घूम रहा था। ये वास्तव में एक मानसिक जैद की तरह लग रहा था। थंडर ड्रैगन अंडा बैंगनी वैभव के साथ चमक रहा था। यह अतुलनीय रूप से सुंदर था, मानो इसे नीलम से तराशकर बनाया गया हो। और ठीक इसी समय जीवन का उतार चढ़ाव और भी तीव्र हो गया। ये वास्तव में टायरानिकल ड्रैगन अंडे और स्टेगोसोरस अंडे से उत्पन्न हुआ था। जियो चेन का अनुमान सही था। एक युवा ड्रैगन खोल से बाहर निकलने वाला था। ये तापमान इतना कम है, ये वास्तव में खोल से बाहर निकल गया। ये वास्तव में अपने खोल से बाहर निकलने में सक्षम था। ये वास्तव में अविश्वसनीय है। लॉरेंस ने भावुक होकर आह भरी। बौद्ध येझेन ने बताया, इसका तापमान से कोई संबंध नहीं है। ड्रैगन का अंडा सांसारिक सार को अपने आप ही अवशोषित कर लेगा। पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा संचित करने के बाद युवा ड्रैगन अपने आप ही खोल से बाहर आ जाएगा। जियो चेन को भी उम्मीद नहीं थी कि यह ऐसा होगा। दरार।
अंडे के छिलके के टूटने की आवाज फैल गई। अत्याचारी ड्रैगन के अंडे पर एक दरार दिखाई दी। एक सियान दिव्य चमक उत्सर्जित हुई। जियो चेन ने जल्दी से सभी को बाहर बुलाया और बर्फ की गुफा के बाहर लॉरेंस और यीजेन से कहा, मुझे एक एहसास है। वह अत्याचारी ड्रैगन अंडा एक युवा ड्रैगन राजा को जन्म दे सकता है। मुझे लगता है कि खोल से बाहर निकलने के बाद वह जिस पहले व्यक्ति को देखेगा वह उसके दिल में एक महत्वपूर्ण छाप जरूर छोड़ेगा। आप में से कौन अंदर जाकर यह अवसर प्राप्त करना चाहता है? यदि कोई ड्रैगन राजा को वश में कर सके तो वह इसके लिए लालायित हो जाएगा। रोवेना, जो बगल में खड़ी थी, सचमुच ईर्ष्यालु और जलनशील थी, लेकिन वह जानती थी कि ड्रैगन किंग बहुत कीमती है और उसे यह मौका कभी नहीं मिलेगा। भाई जियो, आप स्वयं अंदर जाइए, लॉरेंस और बौद्ध यीजेन ने एक स्वर में कहा। नहीं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ड्रैगन राजा से ज्यादा बुरा नहीं है। जल्दी करो और निर्णय लो, नहीं तो तुम अवसर खो दोगे। के की चमत्कारिकता सभी के लिए स्पष्ट थी। जियो चेन सच कह रहा था। बौद्ध यीजेन ने कहा, भाई लियू, आपको जाना चाहिए, आप एक अंतरिक्ष मास्टर हैं। एकमात्र कमजोरी ये थी कि उनका शरीर मार्शल आर्टिस्ट जितना अच्छा नहीं था। अगर आपके पास ड्रैगन किंग होता तो आप निश्चित रूप से भविष्य में अजेय होते। वो एक सच्चे युद्ध राजा हैं। नहीं, मैंने इसके बारे में पहले भी सुना है। बौद्ध धर्म में एक कहावत है कि दिव्य जानवर रक्षक होते हैं। अगर आपके पास ड्रैगन किंग है तो आप हमेशा अपने साथ रहेंगे। महान बुद्ध की दिव्य शक्ति बस कोने के आसपास है। वे दोनों एक दूसरे को अस्वीकार करने लगे। जियो चेन मुस्कुराया और कहा, लड़ना बंद करो। ऐसा लगता है कि दो जीवन शक्ति उतार चढ़ाव है। उनकी ताकतें लगभग एक जैसी थी, लेकिन उनमें से एक अपने खोल से बाहर निकलने वाला था। लॉरेंस, तुम पहले अंदर जाओ। दूसरा है सच्ची एकता। इस समय लॉरेंस और अन्य लोगों को भी इसका आभास हो गया। अन्य जीवन शक्ति में उतार चढ़ाव भी अधिक तीव्र हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह भी अपने खोल से बाहर निकलने वाला है। लॉरेंस ने अब और मना नहीं किया। वह बड़े बड़े कदमों से उस प्राचीन गुफा में दाखिल हुआ और ठीक इसी समय अंडे के छिलके के टूटने की आवाज तेज हो गई। अंदर से आश्चर्य की चीख निकली। लॉरेंस ने छोटे तानाशाह ड्रैगन के जन्म को अपनी आंखों से देखा। गर्जन, ड्रैगन की दहाड़ गूंजी। लॉरेंस एक आधा मीटर लंबे हरे युवा ड्रैगन को उठाकर बाहर चला गया। छोटा ड्रैगन असमंजस में लग रहा था, लेकिन उसने लॉरेंस पर हमला नहीं किया। ये ड्रैगन राजा है। बौद्ध यीजेन और रोवेना एक साथ आश्चर्य से चिल्ला उठे। सिंडिकेट ड्रैगन किंग का जन्म शानदार सींगों के साथ हुआ था। यह आम ड्रैगन से बहुत अलग था। यह हरा युवा ड्रैगन वास्तव में एक अत्याचारी ड्रैगन की तरह नहीं दिखता था। उसका ड्रैगन सिर पैट्रिक ड्रैगन से अलग नहीं था, ये लगभग एक जैसा ही था। हरे रंग के ड्रैगन सींगों की एक जोड़ी शानदार चमक के साथ चमक रही थी। इसका शरीर एक अत्याचारी ड्रैगन जैसा था। वह हरे रंग की चमक से झिलमिला रहा था। जिस क्षण से यह पैदा हुआ था, वह उन्मत्त होकर सांसारिक सार को आत्मसात करने लगा। सभी दिशाओं से आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी ओर आ जुटी। लॉरेंस ने जल्दी से अपने शरीर में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके उसे पोषित किया, जिससे युवा ड्रैगन राजा उसे उन्मत्तता पूर्वक अवशोषित कर सका। यह सचमुच एक रमणीय एवं आश्चर्यजनक दृश्य था। मैं अब से तुम्हें एजियो ड्रैगन किंग कहूंगा, लॉरेंस ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। और बौद्ध यीजेन ने जियो चेन के कुछ कहने का इंतजार नहीं किया। वह पहले ही बर्फ की गुफा में प्रवेश कर गया। जब छोटा सा सेबर ड्रैगन जन्मा तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह निश्चित रूप से ड्रैगन राजा था, क्योंकि इसका जीवन उतार चढ़ाव एजियो ड्रैगन किंग से किसी भी तरह से कमजोर नहीं था। अगर ये सब फैल जाए तो निश्चित रूप से लोगों को अतुलनीय रूप से झटका लगेगा। जियो चेन ने जो कुछ ड्रैगन अंडे निकाले थे वे वास्तव में अफवाहों के अनुसार ही थे। उन्होंने ड्रैगन किंग को बढ़ाने की योजना को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, लेकिन यह वास्तव में एक अनजाने में उठाया गया कदम था। क्रैक क्रैक, बर्फ की गुफा से अंडे के छिलके के टूटने की आवाज आई। उसके बाद एक ड्रैगन की दहाड़ प्रसारित हुई। एक और छोटा ड्रैगन राजा पैदा हुआ। बौद्ध यीजेन ने युवा ड्रैगन को बाहर निकाला। ये भी आधा मीटर लंबा था। इसके पूरे शरीर के चारों ओर हरी रोशनी थी। ड्रैगन का सिर भी पैट्रिक ड्रैगन जैसा ही था। इसमें जैस्पर जैसे ड्रैगन सींगों की एक जोड़ी थी। ड्रैगन का शरीर सेबर ड्रैगन जैसा ही था। इसके शरीर पर कई नुकीली हड्डी के स्पर्श थे। बौद्ध यीजेन के पास इसे ले जाते समय सावधानी बरतने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, ताकि इससे घायल होने से बचा जा सके। तो फिर मैं तुम्हें आपसे जेड ड्रैगन किंग कहूंगा। बौद्ध यीजेन बहुत खुश था। उसने छोटे ड्रैगन राजा को अपनी ऊर्जा से पोषित करना भी शुरू कर दिया, जिससे वह उसे उन्मत्ततापूर्वक अवशोषित करने लगा। जियो चेन, क्या आप मुझे बचा हुआ छोटा ड्रैगन दे सकते हैं? वैसे भी आप लोगों के पास पहले से ही एक शक्तिशाली ड्रैगन राजा है। रोवेना को बेहद आकर्षक कहा जा सकता है। उसने जियो चेन के सामने अपनी असीम कामुक भावनाओं को प्रकट किया। यदि सचमुच छोटा ड्रैगन निकल आया तो मैं उसे तुम्हें दे सकता हूँ, जियो चेन ने इस तरह जवाब दिया। वास्तव में वह जानता था कि यह बहुत संभव नहीं था, क्योंकि उसने थंडर ड्रैगन अंडे से किसी भी जीवन में उतार चढ़ाव महसूस नहीं किया था। तथापि रोवेना पहले ही खुशी खुशी बर्फ की गुफा में घुस गई थी। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद ही उसने उसे आश्चर्य से चिल्लाते हुए सुना, ये कैसे हो सकता है?
जियो चेन अंदर आया, उसने देखा कि रोवेना एक हाथ से बड़े बैंगनी ड्रैगन अंडे को हल्के से खींच रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने ज्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। यह इतना हल्का कैसे हो सकता है? वह संदेह से भरी हुई लग रही थी। जियो चेन ने थंडर ड्रैगन अंडा प्राप्त किया और अपनी भौहें सिकोड़ ली। ये ड्रैगन अंडा वास्तव में बहुत हल्का था। इसके अलावा वह यह महसूस कर सकता था कि अंदर बहुत अधिक जीवन सार नहीं था, जीवन में कोई उतार चढ़ाव नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि अंदर के जीवन सार के लिए दो छोटे ड्रैगन राजाओं के बीच लड़ाई हुई थी? जियो चेन को इस तरह का अनुमान था। आखिरकार साधारण ड्रैगन जाति की तुलना ड्रैगन राजाओं से नहीं की जा सकती। चूंकि ड्रैगन जाति का जन्म हुआ था, इसलिए उन्हें बड़ी मात्रा में सांसारिक सार को अवशोषित करने की आवश्यकता थी। दो ड्रैगन राजाओं के सामने स्वाभाविक रूप से इस ड्रैगन अंडे को रखा नहीं जा सका। जब रोवेना ने यह सुना तो उसके चेहरे पर तुरंत निराशा के भाव प्रकट हुए। वह सचमुच बहुत निराश थी। और ठीक इसी समय बर्फ की गुफा के बाहर एजियो ड्रैगन किंग और जेड ड्रैगन किंग ने पहले ही पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषित कर ली थी। अब वे स्वयं चल सकते थे। और के भी दूर से दौड़कर आई। उसने उत्सुकता से दोनों ड्रैगन राजाओं को देखा। एजियो ड्रैगन राजा और जेड ड्रैगन राजा एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण लग रहे थे। वे एक दूसरे के आमने सामने थे, कभी भी भयंकर युद्ध छिड़ सकता था। लॉरेंस और येजेन ने जल्दी से उन्हें अलग कर दिया। ड्रैगन किंग्स और पैट्रिक ड्रैगन के बीच जीवन और मृत्यु की लड़ाई होने वाली थी। उसी समय ड्रैगन किंग्स में भी भयंकर युद्ध होगा। वे उन्हें अभी शत्रुतापूर्ण नहीं होने दे सकते थे। यदि वे लड़ने लगे तो चाहे कोई भी जीते या हारे, उन्हें विनाशकारी क्षति उठानी पड़ेगी। लॉरेंस और येजेन पैट्रिक ड्रैगन और सिंडिकेट ड्रैगन किंग से संबंधित किंवदंती से अच्छी तरह वाकिफ थे। छोटे ड्रैगन राजा के जन्म के कुछ समय बाद ही जब उनमें स्वयं की रक्षा करने की क्षमता आ गई, तो वे स्वतः ही ड्रैगन घोंसला छोड़ देंगे। तब से वे खतरनाक माहौल में लड़ते हुए बड़े हुए। हालांकि अब दोनों छोटे ड्रैगन राजाओं पर उनका अच्छा प्रभाव पड़ा था, लेकिन ये कहना कठिन था कि वे शीघ्र ही चले जाएंगे या नहीं। परिणामस्वरूप उन दोनों ने उनके साथ एक वास्तविक और स्थिर संबंध स्थापित करने का निर्णय लिया, ठीक उस रहस्यमयी महिला और एमेथिस्ट ड्रैगन किंग की तरह। ये सचमुच अकल्पनीय है। मैंने वास्तव में एक ही दिन में दो ड्रैगन राजाओं का जन्म देखा। इसकी कल्पना करना थोड़ा कठिन है। लॉरेंस ने आह भरी। ये सचमुच चौंकाने वाला है। बौद्ध येजेन ने भी यही कहा। मुझे पवित्र पर्वत से कुछ ड्रैगन अंडे मिले। उस क्षेत्र में घूमने वाले ड्रैगन और क्रूर जानवर वे सभी ड्रैगन घोड़ों के विशेषज्ञ हैं। उनकी संतानें साधारण ड्रैगन कैसे हो सकती हैं? जियो चेन को इस तरह का पूर्वाभास बहुत पहले से ही था। वह जानता था कि अगर उसके द्वारा लूटे गए ड्रैगन के अंडों से छोटे ड्रैगन पैदा हुए, तो वे संभवतः एक ड्रैगन राजा को जन्म देंगे। दो छोटे ड्रैगन राजा पहले से ही हवा की तरह तेजी से दौड़ रहे थे। वे वास्तव में पौराणिक दिव्य जानवर होने के योग्य थे। हालांकि वे केवल आधा मीटर लंबे थे, फिर भी वे के से बहुत बड़े थे। चीख चीख के दो ड्रैगन पर कूद रहा था। ये बहुत नया अनुभव था। वो बहुत खुश लग रहा था क्योंकि उसके साथ दो खेल साथी थे। हालांकि दोनों घमंडी ड्रैगन राजा बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वे उस छोटे से जीव पर बहुत क्रोधित थे क्योंकि उसने उनके ड्रैगन के सिर पर पैर रखा था, और के पर और भी अधिक क्रोधित थे क्योंकि उसने उन्हें अपनी सवारी के रूप में माना था। हालांकि उन्होंने पाया कि वे उस बर्फ सफेद छोटे जीव के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। इसकी गति उनसे कहीं अधिक तेज थी। गर्जन गर्जन ड्रैगन की दहाड़ से आकाश हिल गया। यद्यपि सिंडिकेट ड्रैगन किंग अभी भी बहुत छोटा था, फिर भी इसने लगभग हिमस्खलन का कारण बना दिया, लेकिन यह अतुलनीय रूप से शक्तिशाली था। जब उनमें से कुछ लोग बर्फीले पहाड़ से बाहर निकले, तो वे सबसे ऊंची चोटी पर खड़े होकर हड्डियों के समुद्र की ओर देखने लगे। वो क्षेत्र अभी भी रक्त लाल प्रकाश से घिरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। ये वास्तव में एक विनाशकारी और दुखद युद्ध था। उस रात खून की बारिश क्यों हुई? ड्रैगन घोड़ों पर अपनी दिव्य क्षमता खो चुके ड्रैगन ने अपनी दिव्य क्षमता पुनः प्राप्त की और उसी समय उस अत्यंत भयावह भूतहा शहर पर हमला क्यों किया? आखिर दिव्य मोनोलिथ क्या दबा रहा था? उनमें से कुछ लोग सवालों से भरे हुए थे। इस बार उनके लिए बच निकलना आसान नहीं था।